आइए सुनते हैं मालती जोशी द्वारा लिखी एक बहुत ही प्यारी कहानी, स्नेहबंध। माँ, यह है मीतू, मैत्रेयी। ध्रुव ने परिचय करवाया तो देखती ही रह गई। कटे बाल के नीचे एक छोटा सा चेहरा, वह भी आधा गॉगल से ढका हुआ। नेवी ब्लू रंग की जींस के ऊपर चटक पीले रंग का पुलोवर। उस पर बने हुए केबल्स इतने प्यारे कि कोई और होता तो पास बिठाकर पहले डिजाइन उतार लेती, बाकी बातें बाद में होती। पर ये मीतू थी, मैत्रेयी। अपनी सारी प्रतिक्रिया मन में ही समेटकर मैंने सहज स्वर में कहा, ड्राइंग रूम में चलकर बैठो तुम लोग, मैं पापा को बुला लाऊं। बच्चों के पापा हस्बे मामूल बगिया में इजी चेयर में लेटे अखबार पढ़ रहे थे। 4 पन्नों का अखबार है, लेकिन पढ़ने में सुबह से शाम कर देंगे। अपनी साड़ी खींच उन पर उड़ेलते हुए मैंने कहा, बहू रानी आई हैं, चलकर मुआयना कर लीजिए। बहू रानी? उन्होंने चौंक कर पूछा, फिर चश्मा उतारकर मुझे सीधे देखते हुए बोले, बहू रानी आई है तो तुम्हारा स्वर इतना तल्ख क्यों है? 1-2 नहीं, साथ रहते पूरे 28 साल हो गए हैं। मेरे स्वर का एक एक उतार चढ़ाव उन्हें कंठस्थ हो गया है। फिर भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चाय बनाने के बहाने रसोई में चली गई। आधा पौने घंटे बाद जब चाय नाश्ता सजाकर बाहर ले गई, उस समय ड्राइंग रूम कहकहों से गुलजार था। इस बीच शायद शिव भी कॉलेज से लौट आया था और उसी के किसी चुटकुले पर सब लोग ठहाके लगा रहे थे। मुझे देखते ही शिव ने आगे बढ़कर ट्रे थाम ली। ध्रुव ने मेज से सारा कबाड़ हटाकर जगह बनाई। पानी का जग और चटनी की शीशी अंदर छूट गई थी। ट्रे रखकर शिव दौड़कर दोनों चीज़ें ले आया। सब कुछ एकदम स्वाभाविक ढंग से ही हो रहा था। जब से सविता ससुराल गई है, बच्चे इसी तरह माँ का हाथ बटा लेते हैं। पर पता नहीं क्यों आज मुझे यह सब अच्छा नहीं लगा। थोड़ा तो सब्र किया होता इन लोगों ने। मैं भी तो देखती, मीतू नाम की यह लड़की कितनी अदब कायदा जानती है। घर की बहू बनकर आ रही है, यह तो हुआ नहीं कि खुद चलकर किचन तक आती। झूठ मूठ ही सही, मदद के लिए पूछती। बस लाट साहब की तरह बाहर बैठी रही। लड़के बेचारे बैरों की तरह दौड़ धूप कर रहे हैं। नाश्ते के लिए गरम समोसे बना लिए थे। सूजी के लड्डू और घर का बना चिवड़ा भी साथ था। जनता ने नाश्ते का सरंजाम देखा और खुश हो गई। हाय माँ, आपने यह सब घर पर बनाया है? मीता किलक कर बोली। मैं तो बिलीव नहीं कर सकती। रोज इतना रिच नाश्ता देती हैं आप, तभी आपके दोनों सुपुत्र मोटूमल हो रहे हैं। हमें नज़र मत लगाओ, ध्रुव ने टोका। माँ की जीवन भर की साधना है हमारे पीछे। जानती हैं मीता जी, शिव ने कृत्रिम गंभीरता उठकर कहा, माँ ने हमको खिला पिलाकर ऐसा तैयार कर दिया है कि अब कैसी ही कर्कश बीवी मिले हम निपट लेंगे। मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं। कमरा एक बार फिर हंसी में डूब गया, लेकिन मुझे बड़ा ताव आ रहा था। मेरे बच्चों को मोटूमल कहने का हक इसे किसने दे दिया? अभी तो घर में आई भी नहीं और रोब झाड़ने लगी। वाह, यह भी कोई बात हुई? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं खिलाया तो हम क्या करें? तुम अपने राज में डबल रोटी खिला खिला कर उसे दुबला कर लेना, बस। चलो माँ। मैंने अपनी तंद्रा से चौंक कर देखा। सब लोग उठ खड़े हो गए थे। मीता नमस्ते कर रही थी। गेट तक छोड़कर हम लोग लौट आए। ध्रुव उसे घर तक छोड़ने चला गया। पहली बार आई थी। बच्चों के पापा घर में आते ही शुरू हो गए। जिस तिस को तो तुम नेक बांटती फिरती हो, उसे यूं ही खाली हाथ भेज दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। खाली प्लेट प्याले समेटकर रसोई में चली आई। पहली बार आई थी तो क्या करें? रीति रिवाजों का ठेका क्या हमने ही ले रखा है? वह क्या एक बार झुककर पैर नहीं छू सकती थी? एकदम ही अंग्रेज बनी जा रही थी। सारी शाम मैं रसोई में ही बनी रही। मुझे मालूम था मेरी प्रतिक्रिया जानने को सब उत्सुक होंगे, पर मैंने किसी को हवा नहीं लगने दी। शिव तक 1-2 बार आकर मंडरा गया, पर मैं व्यस्त होने का दिखावा करती रही। रात खाने की मेज पर एक अव्यक्त तनाव था। बच्चों के पापा ने 1-2 चुटकुले सुनाकर उसे तोड़ने की कोशिश भी की, पर बात कुछ बनी नहीं। खाने के बाद भी काम कहाँ ख़त्म होता है। सारे दरवाजे खिड़कियाँ मुझी को देखनी होती है। घर भर की बत्तियाँ बुझानी होती हैं। टंकी में पाइप छोड़ना होता है।
दूध दही के बर्तनों को जाली की अलमारी में रखना होता है, आंगन में सूखते कपड़े उतारना होता है। एक एक काम निपटाती जा रही थी कि देखा ध्रुव पास आकर खड़ा हो गया है। माँ, उसने कांपते हुए स्वर में पुकारा। क्या है? तौलिए को टहाते हुए मैंने पूछा। तुम्हें मीता कैसी लगी माँ? मेरे लगने का क्या है, तुम्हें पसंद आनी चाहिए बस। नो मम्मा, तुम्हारी पसंद बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी और पापा की। शाम से मन में जो अंधर उठ रहा था ध्रुव के प्रश्न से तीव्र हो उठा। तुमने जवाब नहीं दिया माँ। अच्छा यह बताओ, क्या उसे पता था कि तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने प्रति प्रश्न किया। हाँ, क्यों? तो क्या वह ढंग के कपड़े पहनकर नहीं आ सकती थी? कम से कम तुम उसे। मैंने कहा था माँ। फिर? वह बोली, मैं जैसी हूँ वैसे ही उन्हें देख लेने दो, बेकार नाटक करने से फायदा। खैर, कपड़ों को छोड़ो, वैसे कैसी लगी बताओ। ध्रुव इतनी आजीजी से पूछ रहा था कि उसका दिल दुखाते न बना। अच्छी है, मैंने अनमने ढंग से कहा और बात समाप्त कर दी। वरना सच तो यह था कि मैंने मीता को ठीक से देखा ही नहीं था। पहली ही नज़र में उसका हुलिया देखा और मन खट्टा हो गया था। बहू को लेकर मन में कितनी कोमल कल्पनाएं थी, सब राख हो गई थी। गुस्सा तो अपने लाडले पर आ रहा था। प्रेम करते समय इन लोगों की अक्ल क्या घास चढ़ने चली जाती है। कैसे प्यारे प्यारे रिश्ते आ रहे थे, पर तकदीर में तो यह सर्कस सुंदरी लिखी थी ना। एक उसास भरकर रह गई मैं। एक बार हम लोगों की स्वीकृति की मुहर लगने भर की देर थी, फिर तो सारे काम फटाफट और कायदे से होते चले गए। मीता के पिताजी स्वयं घर आए और उन्होंने औपचारिक रूप से इस रिश्ते की पहल की। मीता को अपनी बहू बना लेने के लिए करबद्ध निवेदन किया। उन्होंने बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद उनके बच्चे अक्सर हॉस्टल में ही पले हैं, वे भी हमेशा टूर पर ही बने रहते हैं। 2 साल पहले लड़के की शादी हुई है, तब से घर कुछ आकार ग्रहण करने लगा है। हॉस्टल में रहने के कारण मीतू काफ़ी कुछ सीखने से वंचित रह गई है। वे तो डर रहे थे, पर ध्रुव ने उन्हें आश्वस्त किया है कि माँ बहुत सहनशील और स्नेहमयी है, वे उसे अपने अनुसार ढाल लेंगी। उत्तर में ध्रुव के पापा ने भी उन्हें आश्वस्त किया, कहा कि हम लोग इतने दकियानूसी नहीं हैं कि एक आर्किटेक्ट लड़की में 16वीं सदी की बहू तलाशें। इस प्रकार बहुत ही सौजन्यपूर्ण वातावरण में परिचय का पहला दौर समाप्त हुआ। फिर धूमधाम से सगाई हुई। दोनों पक्षों ने जी खोलकर खर्च किया। दान दहेज तो कुछ लेना था नहीं, लेन देन की करवाहट भरी चर्चा से बच गए हम लोग। फिर भी मैंने सबकी नज़र बचाकर समधी जी के हाथ में एक लिस्ट थमा ही दी। पहले बेटे की शादी थी, नाते रिश्तेदारों के नेक तो मिलने ही चाहिए थे। अपनी बेटी को तो लोग देते ही हैं। जिंदगी भर यह देना समाप्त ही नहीं होता, पर बाकी लोगों का मौका तो सिर्फ शादी में ही आता है ना। एक लिस्ट मैंने ध्रुव को भी पकड़ाई थी। लिस्ट क्या थी? होने वाली बहू के लिए पूरी आचार संहिता थी। मीता अब शादी के बाद ही इस घर में आएगी। भविष्य में वह बाल नहीं कटवाएगी, हाथ में चूड़ियाँ डालने की आदत डालेगी, शादी में सिर ढकेगी, घर में मेहमान रहेंगे तब तक साड़ी पहनेगी, लोगों के सामने ध्रुव को नाम लेकर नहीं पुकारेगी। खूब लंबी सूची थी, बारीक से बारीक जो भी बात याद आती गई जोड़ दी थी। शिव ने तो उसका नाम 20 सूत्री कार्यक्रम रख दिया था। आते जाते ध्रुव को छेड़ देता, दादा भाई भाभी को कितने सूत्र रटा दिए। कभी कहता, भाभी से कहना फर्स्ट डिवीज़न ना आने से भी चलेगा, पर कम से कम पासिंग मार्क्स तो आने ही चाहिए। यह छेड़छाड़ सिर्फ मजाक के तौर पर नहीं होती थी, इसमें एक अव्यक्त आक्रोश भी था। माँ के कारण उन लोगों की इमेज एकदम पुराणपंथी हो गई थी। ध्रुव मुँह से तो कुछ नहीं कहता था, पर शिव के छेड़ने पर जैसी उदास हंसी हंस देता था, उससे यह स्पष्ट हो जाता था। आखिर एक दिन मैंने कह दिया, देखो शिव, ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। ये मत सोचो कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। मेरी तो बस यही इच्छा है कि नई बहू की आते ही आलोचना न शुरू हो जाए। आखिर मेरी भी तो यह कुछ लगती है, और तुम तो जानते हो शादियों में कुछ लोग आते ही इसी मकसद से हैं कि नुक्स निकालें और आलोचना शुरू कर दें। बच्चे इसके बाद चुप हो गए थे।
वैसे मैंने एकदम गलत भी नहीं कहा था। शादी में सचमुच कुछ लोग मीन मेख निकालने के लिए ही आते हैं। नई नवेली दुल्हनों को सबसे ज़्यादा आलोचना झेलनी पड़ती है। झूठ क्यों बोलूं, खुद ही मैं कई बार इस अभियान में सम्मिलित हुई हूँ। दोनों ओर के परिवारों में अब तक जितनी बहुएं आई हैं, सबके लिए मेरे पास कहने के लिए कुछ न कुछ है। सुरेश की बहू रसोई तक में चप्पलें पहनकर घूमती है। महेश की बहू 9 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ती। राजन की बहू रसोई में झांकती तक नहीं। आलोक की बहू 24 घंटे उसके नाम का जप करती रहती है। जेठ ससुर तक का उसे होश नहीं रहता। निखिल की बहू तो और भी 30 मार खान है। जहाँ पति को 4 लोगों के बीच हंसते बोलते देखेगी, बच्चे को लत से लाकर गोद में पटक देगी। उस पर तुर्रा यह कि कोई मेरी अकेली का नहीं है जो दिन भर मैं ही ला दे फिरूं। सुन सुनकर कान पक गए तो बुआ जी ने एक दिन कह ही दिया, बहू, सब जानते हैं कि बच्चे कोई अकेले नहीं पैदा करता, पर उसका कोई इस तरह ढिंढोरा भी नहीं पीटता। ये सारे नमूने मेरी आंखों के सामने थे, इसीलिए मन में एक आदर्श बहू की कल्पना थी। सोचा था कि ध्रुव के लिए जो लड़की लाऊंगी वह इन सब से अलग होगी, पर अपना सोचा सब कहाँ हो पाता है। तुम्हारी सारी शर्तों का पालन करेगी तब तो तुम्हें वह अच्छी लगेगी न माँ। ध्रुव ने एक दिन गले में बाहें डालकर बड़ी आशा से पूछा था। तब यही सोचकर संतोष कर लिया था कि लड़का आज भी मुझे कितना चाहता है। आसपास के वातावरण को देखते हुए यह भी कम न था। शादी हुई और खूब धूमधाम से हुई। घर की पहली शादी थी। अनगिनत मेहमान आए थे, उनमें से कईयों को निराश लौटना पड़ा। टीका टिप्पणी का एक भी मौका हाथ नहीं लगा। मैं खुद बहुत डरी हुई थी। एक तो लड़की की माँ नहीं थी, कटता धरता बड़ी बहन थी जो अमेरिका में ही बस गई थी। पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। भैया भाभी तो अभी नए ही थे, पर स्वागत सत्कार में, खान पान में कहीं कोई त्रुटि या अव्यवस्था नहीं हो पाई थी। मीता के पापा तो पीछे जा रहे थे, पर बहन बहनोई, भैया भाभी, चाचा ताऊ सभी सौजन्य और विनम्रता की मूर्ति बने हुए थे। और जयमाला के समय जब मीता को देखा तो बस आंखें जुड़ा गई। अपना यह रूप लावण्य इतने ही दिनों तक उसने कहाँ छिपा रखा था। लाल सुर्ख बनारसी साड़ी में लिपटी वह कैसी सलोनी गुड़िया सी लग रही थी। अंतरजातीय विवाह को लेकर एक शूल सा मन में था, वह भी जाता रहा। इसी बात को लेकर ननद रानी कोचती रही है। अब सर उठा के सबके सामने कह सकूंगी, भाई, हमने तो लड़की का रूप गुण देखा, विद्या बुद्धि देखी और घर परिवार देखा, बस जात पात को आजकल पूछता ही कौन है। 8-10 दिन घर में मेला सा लगा रहा। मीता जितने 2-4 दिन रही, नंदों के बीच दबी ढकी बैठी रही। उनके बच्चों का लाड़ दुलार करती रही। रिश्ते की सास और जेठानियों की मान मनुहार करती रही। सभी लोग प्रसन्न थे और जाते समय हर कोई मुझे बधाई देता हुआ गया। शादी के बाद दोनों 9-10 दिन के लिए मसूरी घूमने चले गए थे। उनके लौटने तक मैंने सविता को रोक लिया था। सोचा ननद भौजाई थोड़े दिन साथ रह लेंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह मैं रसोई में व्यस्त थी कि सविता पास आकर फुसफुसाई, माँ, बहू रानी को तो देखो। देखा, बड़े बड़े पीले फूलों वाली मैक्सी पहनकर वह मेज पर प्लेटें लगा रही है। मैं और सविता दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। इस बात को कौन उठाए और कैसे? मैं तो आजकल लड़कों से खौफ खाने लगी थी, पर सविता तो उन दोनों को घास नहीं डालती थी। दंदनाती हुई बाहर चली गई और बोली, मीता रानी, आज ये कौन सी ड्रेस निकाल ली? घर की ड्रेस है दीदी। फिर सविता की प्रश्नार्थक दृष्टि को समझते हुए बोली, माँ का ऑर्डर था कि मेहमानों के सामने साड़ी पहननी होगी, इसलिए इतने दिन पहनती रही, पर इतना बंधा बंधा लगता है उसमें। तो क्या हमें मेहमानों में नहीं गिनती तुम? आप तो घर की हैं, दीदी हैं अपनी। और कोई वक्त होता तो मैं इसी बात पर निहाल हो जाती, पर इस समय समस्या ज़रा नाजुक थी। मैंने आगे बढ़कर कहा, बेटे, घर में जब तब कोई आ निकलता है और लोग अक्सर तुम्हें देखने के लिए ही आते हैं। पर माँ, साड़ी पहनकर जरा भी कंफर्टेबल नहीं लगता। काम तो कर ही नहीं सकती मैं, बस। गुड़िया की तरह सजने संवरने के ही दिन हैं,
काम करने की तो ज़िंदगी पड़ी है और अभी तो मैं बैठी हूँ। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन माँ ऑफिस में तो साड़ी पहनकर जाना ज़रूरी नहीं है ना। मुझे तो गाड़ी चलाते न बनेगी। गाड़ी का मतलब लूना, ये भी एक शूल था मन में। शादी के सामान के साथ लूना देखकर मेरी भाभी फिच से हंसती थी। वाह ध्रुव जी, सीधेपन की हद कर दी आपने। आजकल बजाज सुपर से नीचे कोई बात नहीं करता, आप कम से कम। मामी जी, ध्रुव बात काट कर बोला, यह मेरी नहीं, मीता की गाड़ी है। मेरे पास तो अपनी प्रिया है। मीता ने पापा से कहा था कि जेवर चाहे न दे, पर एक गाड़ी जरूर दे। यानी सब कुछ अपने आप ही तय हो गया था। मन इतना खट्टा हो गया था, स्कूटर ही ले लेते तो क्या हो जाता। प्रिया शिव के काम आ जाती। स्कूटर पर तो दोनों ही जा सकते थे, तब यह पहनने ओढ़ने का झंझट भी न खड़ा होता। दफ्तर सलवार कमीज पहनकर जाया करना, मैंने फैसला सुना दिया। लेकिन बहू घर में आती है तो समस्या सिर्फ पहनने ओढ़ने की ही नहीं होती। उसका घर भर में उन्मुक्त होकर घूमना, खिलखिलाना, दिन भर ध्रुव डार्लिंग की रट लगाना, शिव से छीना झपटी करना, भूख लगने पर नाश्ते के डिब्बे टटोलना, बात बात पर गले में झूल जाना, सब कुछ आंखों में खटकने लगता। बच्चों के पापा तक को तो उसने नहीं बख्शा था। सुबह वे पेपर पढ़ते तो उनकी कुर्सी के हत्थे पर बैठकर ही पूरा पेपर पढ़ जाती। घर में रहती तब तक उनके आसपास मंडराया करती, पापा का जाप किए जाती, उन्हें इसरार कर कर के खाना खिलाती, दवाई समय पर न लेने के लिए डांटती। शाम को लौटती तो चाय का कप हाथ में लेकर सीधे बगिया में पहुंच जाती और छोटे से पीढ़े पर बैठकर उनसे बतियाती रहती। उस समय तो सचमुच मेरा खून जल जाता। घर में तो जो चल रहा था ठीक ही था, बाहर उसका प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत थी। आसपास के घरों में कई जोड़ी आंखें उस समय खिड़कियों पर टंग जाती थी। हैरत तो यह थी कि बच्चों को, उनके पापा को यह सब सहज स्वाभाविक लगता था। उनके माथे पर शिकन तक न आती थी। उस दिन तो हद ही हो गई। रोज की तरह हम लोग दोपहर की चाय ले रहे थे कि मीता आंधी की तरह घर में घुस आई। अरे आज इतनी जल्दी? पहले आप लोग आंखें बंद कीजिए प्लीज़। क्या बात है? पहले आंखें बंद। और हमारे पलक झपकाते ही उसने दोनों के गले में एक एक फूल माला डाल दी और तालियां बजाते हुए किलकने लगी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अरे बात क्या है? मैंने कहना चाहा और एकदम मुझे याद आ गया, आज 12 दिसंबर थी, हमारी शादी की सालगिरह। दूसरी बातों में इतनी खो गई थी कि इसकी याद ही ना आई थी। मेरा चेहरा देखते ही मेरे गले में झूल गई। पकड़ी गई ना? आप लोगों ने सोचा होगा चुप्पी लगा जाएंगे तो सस्ते में छूट जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। पापा जी 3-4 करकते नोट तैयार रखिए, हम लोगों की नीयत आज अच्छी नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला बेटे? हमें तो याद ही नहीं रहा था। इन्होंने गदगद होते हुए पूछा। लंच के समय ध्रुव की डायरी उलट पलट रही थी, तब नज़र पड़ी। उसकी तो ऐसी खबर ली है मैंने, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया। ध्रुव है कहाँ? मैंने पूछा। शिव को लेने कॉलेज गया है। हमने तड़ी मारी है तो उसे पढ़ने थोड़े ही देंगे, आज तो हंगामा होगा। थोड़ी देर में वे दोनों भी आ गए। फिर तीनों ने मिलकर हम दोनों की आरती उतारी, पैर छुए और उपहार भी दिए। मेरे लिए प्योर सिल्क की साड़ी और पापा के लिए पुलोवर। उसी समय दोनों चीज़ों का उद्घाटन करना पड़ा। फिर अमेरिका से उपहार में मिले कैमरे से घर पर रंगीन तस्वीरें खींची गई। फिर सब लोग फेमस स्टूडियो गए। वहाँ एक ग्रुप फोटो के लिए मीता पारंपरिक बहू की वेशभूषा में सजी थी और मेरे पीछे खूब अच्छे से सिर ढककर खड़ी थी। शिव बार बार उसे छेड़ रहा था। फर्स्ट शो हम लोगों ने अंगूर देखी, फिर ब्लू डायमंड में खाना खाया। क्वालिटी में आइसक्रीम और बनारसी पान वाले के यहाँ का पान खाकर लौटे तो रात के 11 बज रहे थे। बेतरह थक गई थी मैं, पर यह थकान भी कितनी मीठी थी। बाप रे, थक गई मैं तो। इन लोगों ने सचमुच एक हंगामा कर डाला। अब इतनी उछल कूद के लायक थोड़े ही रह गए हैं हम। रात में मैंने हंसते हुए कहा, पर देखो ये चुप हैं और आग्नेय दृष्टि से मुझे घूर रहे हैं। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। वह लड़की बेचारी माँ माँ कहकर मरी जाती है और तुम? क्यों, मैंने क्या किया है? मैंने खींच कर कहा।
मन में छाई खुशी भाप बनकर उड़ने लगी थी। मुझसे क्या पूछती हो? अपने आप से पूछो कि तुमने क्या नहीं किया है। वह बेचारी बिना माँ की लड़की। बिना माँ की है तो मैं क्या करूं? मैं एकदम फट पड़ी। शाम में ममता का एक सोता फूट पड़ा था। अंतस में वह जमने लगा था। बिना माँ की है तो मैं क्या करूं, यह तो बताइए। गोद में लेकर घूमूं या लोरी गाकर सुनाऊं? उन्होंने जवाब नहीं दिया और करवट बदल कर लेट गए। इतना गुस्सा आया। यह अच्छा तरीका है, जवाब देते न बने तो बात ही खत्म कर दो। अजीब मुसीबत है। मैं बुदबुदाई। दिन भर घर में धींगा मुश्ती चलती रहती है। छोटे बड़े का भी लिहाज नहीं रखा जाता, फिर भी मुझे चैन नहीं है। पराई लड़की पर तो लोगों को इतनी ममता हो जाती है। साल 6 महीने में अपनी जाई घर आती है, उसका तो कभी ऐसा लाड़ दुलार नहीं होता। लाड़ दुलार क्या खाक करूँगा? वह तो तुम्हारे अनुशासन में पली हुई बिटिया है। आज तक कभी खुलकर बात भी की है उसने मुझसे? अब चुप रहने की बारी मेरी थी। जनवरी के प्रथम सप्ताह में ध्रुव को अचानक 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाने का आदेश मिला। घर में एक खुशी की लहर दौड़ गई। कितने सारे लोगों में सिर्फ उसी का चयन हुआ था। गर्व से हम लोगों के कलेजे गज गज भर के हो गए थे। जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गईं और मेरा दिल बैठने लगा। लड़का पहली बार इतनी दूर परदेश में जा रहा था और फिर नई नवेली बहू को पीछे छोड़कर जा रहा था। मीतू को भी क्यों नहीं ले जाते, घूम आएगी, इन्होंने कहा था। लेकिन मीता ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। वह बोली, बेकार, रुपए फेंकने से क्या फ़ायदा पापा जी। ध्रुव का खर्च तो कंपनी देगी, मेरा तो हम ही लोगों को उठाना पड़ेगा। कभी अपना भी चांस आएगा, है ना शिव? वह हमेशा की तरह हंसमुख बने रहने का भरसक प्रयास करती, पर कभी कभी उसका चेहरा बेहद उदास हुआ था। स्वाभाविक भी था, पर मुझे चिंता हो चली थी। आखिर मैंने एक दिन ध्रुव से कहा, बेटी तुम्हारे लौट आने तक मीता अपने पापा के यहाँ रहे तो कैसा है? कहीं भी रह लेगी माँ, 6 महीने की तो बात है, पलक झपकते बीत जाएंगे। और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लौटते समय 15-20 दिन के लिए उसे बुला लूँगा, घूम घाम लेंगे। उसने तो बात समाप्त कर दी थी, पर मेरी चिंता वैसी की वैसी बनी हुई थी। बच्चों के पापा का इन दिनों कुछ ठीक नहीं था। वह यहाँ उदास बनी रहेगी तो उसका संबंध सीधे मुझसे जोड़ देंगे, इसीलिए डर लग रहा था। शिव और मीता उसे छोड़ने बम्बई तक गए थे। लौटकर मीता अपने पापा के यहाँ चली गई। उसकी भाभी के यहाँ लड़का हुआ था। फिर महीने भर बाद भाभी अपने पीहर चली गई तो उसने घर की देखभाल के लिए वहाँ रह जाना चाहा, तो हमने कोई आपत्ति नहीं की। घर एकदम सुनसान हो गया था। बच्चों के पापा ध्रुव से ज़्यादा मीता को मिस कर रहे थे। हर चौथे 8वें दिन समधियाने पहुँच जाते, कभी घसीट कर साथ मुझे भी ले जाते। तब समधी जी चुटकी लेते, अपने बच्चों के लिए कैसे दौड़ दौड़ कर आ जाते हैं आप, मुझ गरीब की तो कभी सुधी भी न ली। शिव भी अक्सर देर से घर लौटता। कभी भाभी के साथ शॉपिंग करनी होती थी या कभी उन्हें मूवी दिखानी होती थी। कभी कभार वह भी घर पर आ जाती, पर पहले का सा तूफान बरपा नहीं करती। हंसती खिलखिलाती, पर उसमें पहले की सी जीवंतता नहीं थी। जब वह चली जाती तो यह कहते, कहा था साथ चली जाओ, तब नहीं मानी, पैसे का मुंह देखती रही, अब मन ही मन घुल रही है। मार्च का अंतिम सप्ताह रहा होगा। एक रात इनके पेट में जोर का दर्द उठा। पता नहीं कितनी देर से तड़प रहे थे। मेरी तो अचानक नींद खुली तो देखा पेट पकड़े बैठे हैं। चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा, क्या पेट दर्द कर रहा है? उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं उठी, पानी गर्म किया, रूई में हींग की डली लपेटकर उसे जलाया, फिर प्लेट में अजवाइन, काला नमक, हींग और गर्म पानी लेकर इनके पास आई। वे मना करते रहे, पर जब मैं बार बार आग्रह करने लगी तो चिढ़कर बोले, ज़रा बात तो समझा करो, वैसा दर्द नहीं है भाई। फिर कैसा है? मैं दोपहर से बाथरूम नहीं गया हूँ और अब बता रहे हैं। मैं फटी फटी आंखों से उन्हें देखती रह गई। शिव के पेपर्स चल रहे थे। पढ़कर शायद अभी अभी सोया था, पर उसे जगाना पड़ा। उतनी रात जाकर वह डॉक्टर शुक्ला को लिवा लाया। उन्होंने मुआयना किया और पूछा, ये तकलीफ़ कब से है आपको? जी 15-20 दिनों से थोड़ा कष्ट हो रहा था।
इतना ताव आया मुझे, इतने दिनों तक चुप बने रहने में क्या तुक थी। शिव बोला, माँ यह समय गुस्सा करने का नहीं है, बाद में निपट लेना, पहले उन्हें संभालो। राम राम करके वह रात बीती। सुबह भर्ती होना ही पड़ा। प्रोस्टेट की शिकायत थी, ऑपरेशन जरूरी था। इन्होंने पहले ही अपने आदेश सुना दिए। प्राइवेट नर्सिंग होम नहीं जाएंगे, सरकारी अस्पताल में भी प्राइवेट वार्ड नहीं लेंगे, जनरल में रहेंगे। इस ऑपरेशन के बाद नर्सिंग की बहुत ज़रूरत होती है। प्राइवेट वार्ड में तो कोई झांकता भी नहीं, 10 बार बुलाने जाना पड़ता है। उनकी बात न मानने का कोई उपाय नहीं था। खजाने की चाबी उन्हीं के पास थी। ध्रुव यहाँ होता तो बात दूसरी थी, पर अब उतनी दूर से बुलाने का कोई मतलब भी न था। जनरल वार्ड में जो एक रात गुजारी, उफ, जिंदगी भर याद रहेगी। इनकी वैसी हालत में नींद आने का कोई प्रश्न ही नहीं था, पर आसपास के वातावरण ने मन को इतना बोझिल कर दिया कि सुबह उठकर लगा मैं ही बीमार हूँ। और दुर्गंध अब भी याद आती है तो मन पर कांटे से उगाते हैं। सुबह शिव कहीं से चाय लाया था मेरे लिए, पर घूंट भर भी गले से नहीं उतरी। 10 बजे ऑपरेशन होने को था। 9 बजे ही इन्हें स्ट्रेचर पर डालकर ले गए। मैं और शिव भी पीछे पीछे चल पड़े। जहाँ तक जाने दिया वहाँ तक गए। फिर मैं वहीं बैठकर इष्ट देव का जाप करने लगी। शिव बेचारा दौड़ धूप में व्यस्त हो गया। नमस्ते बहन जी। मैंने चौंक कर देखा, मीता के पापा थे। आपने तो खबर भी नहीं की, इतने बेगाने हो गए हैं हम लोग। उनके स्वर में आक्रोश था, शिकायत थी। मैं क्या जवाब देती। वो तो मीतू अभी किसी काम से घर गई थी, तब पड़ोस के मेहता साहब ने बताया। सब कुछ इतना अचानक हो गया, मैंने अपराधी स्वर में कहा। शिव बेचारा एकदम अकेला पड़ गया था। सारी दौड़ भाग उसी के जिम्मे थी। यही तो मैं कह रहा हूँ, उसे अकेले सारी भाग दौड़ करने की क्या ज़रूरत थी। हम लोग किस लिए हैं। कल को ध्रुव सुनेगा तो क्या कहेगा। उनसे तो जो भी कहेगा, मुझे तो अपनी चिंता हो गई थी। ध्रुव मुझसे क्या कहेगा। इन पर इतना ताव आ रहा था, दर्द से तड़प रहे थे, पर मजाल है जो बटुए की पकड़ जरा सी ढीली हो जाए। जनरल वार्ड में रहेंगे, वहाँ नर्सिंग अच्छी होती है। अब इतने बड़े आदमी को उस नर्क में ले जाऊंगी तो कैसा लगेगा। अपनी उस दुश्चिंता में यह पूछना भी याद न रहा कि मीता कहाँ है। 11:30 बजे उन्हें थिएटर के पास वाले कमरे में लाकर रखा गया। ऐसे हट्टे कट्टे हंसते बोलते व्यक्ति को इस तरह असहाय अवस्था में देखकर मेरी तो रुलाई ही फूट पड़ी। मीता के भाई नरेश मुझे सहारा देकर बाहर ले आए और वापस बेंच पर बिठा दिया। असहाय सी मैं वहाँ बैठी रही। 2 घंटे बाद उन्हें वार्ड में ले जाने की अनुमति मिली। ये 2 घंटे मेरे लिए 2 युग हो गए थे। वार्ड में वापसी के समय काफिला जरा बड़ा था। घर परिवार के लोग थे और स्टाफ के भी। ढेर सी शीशियाँ स्ट्रेचर के साथ चल रही थीं और सब लोग उन्हें उठाए हुए थे। माँ, तुम सीढ़ियों से आ जाओ, लिफ्ट में तुम्हें परेशानी होगी। शिव ने कहा तो मैं सीढ़ियों की ओर मुड़ गई। हाँफती हाँफती ऊपर पहुंची, तब तक स्ट्रेचर शायद वार्ड में पहुंच चुका था, क्योंकि गलियारे में उसका कहीं पता नहीं था। मैं वार्ड तक पहुंची ही थी कि नरेश जी की आवाज़ आई, माँ जी इधर आइए। उनके पीछे चलती हुई मैं गलियारे के छोर तक पहुंची। डिलक्स रूम का दरवाज़ा खुला और खाली स्ट्रेचर थामे लोग बाहर निकले। यह कमरा, मैंने अस्फुट स्वर में कहा। भाभी ने बुक करवाया है। मेरा असमंजस तार कर शिव पास आकर फुसफुसाया। ये इसके बस की ही बात थी जी, उसके पापा गर्व से बता रहे थे। सुपरिटेंडेंट से जाकर सीधे भिड़ गई, खड़े खड़े रूम अलॉट करवा लिया। बहुत लड़ाकू है यह लड़की। मैंने मीता की ओर देखा, वह चुपचाप इनके पलंग के पास खड़ी थी। घर पर तो तिनका भी नहीं उठाती। नरेश बोले, यहाँ आई है तब से सफाई में जुटी है, 3 बार तो घर के चक्कर लगा आई है। ये सास जी को खुश करने के फॉर्मूले हैं, समधी जी ने स्नेह सिक्त स्वर में कहा। कमरा सचमुच धुला पुछा चमक रहा था। दोनों पलंगों पर घर की साफ चादरें और तकिए रखे हुए थे। टेबल पर सफ़ेद टेबल क्लॉथ था। अलमारी में कागज़ बिछे हुए थे, उसमें मेरे और इनके कुछ कपड़े तहा कर रखे हुए थे। चाय, शक्कर, कप, प्लेटें, माचिस कुछ भी नहीं भूली थी वह।
बाथरूम में बाल्टी, मग, तौलिया, चौकी सब व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ था। थोड़ी देर में स्टोव की घरघराहट शुरू हो गई। देखा, मीता चाय बना रही थी। माँ, चाय पी लीजिए। थोड़ी देर में वह मेरे सामने खड़ी थी। कमरे में आने के बाद से उसने पहली बार बात की थी और उसका स्वर अत्यंत सपाट था। चाय? यहाँ? मैंने एक बेमतलब सा जुमला उठाया। तो कहाँ पिएंगे? क्या पापा को इस हालत में छोड़कर आप घर जाएंगे? उसकी बात में तर्क था, पर उससे भी ज़्यादा वजनदार उसकी आवाज़ थी। मैंने चुपचाप प्याला ओठों से लगा लिया। मेरे चाय लेते ही सबने जैसे राहत महसूस की, क्योंकि सभी थके हुए थे। बहुत बेमन से प्याला उठाया था मैंने, पर सच कहूँ तो पीने के बाद जी एकदम हल्का हो गया। सुबह से सिर भारी हो गया था, वह भी थोड़ा उतर गया। 5 बजे के करीब उन्हें कुछ होश आया। मीता उनके पास ही बैठी हुई थी। उसे देखकर उतनी पीड़ा में भी वे थोड़ा मुस्कुरा दिए। तब मुझे एहसास हुआ कि सचमुच उनकी यंत्रणा बहुत भीषण रही होगी। नहीं तो क्या ऑपरेशन से पहले एक बार भी अपनी लाडली बहू को याद न करते? पापा, आप और भैया अब घर जाइए, मीता का फरमान छूटा। रात को मेरा और माँ का खाना लेकर भैया आएगा। आप अब सुबह आइएगा। मैं फल फूल खा लूँगी, मैंने हल्का सा प्रतिवाद किया। आपके लिए पका खाना बन जाएगा, उसने मेरी ओर बिना देखे जवाब दिया। वैसे बहन जी, चाहे तो हमारे साथ घर चलकर। पापा प्लीज, उसने जैसे सारे विवाद को समाप्त करते हुए कहा और उन दोनों को जबरन घर रवाना कर दिया। फिर शिव के साथ बैठकर उसने सारे पर्चे पढ़े और फिर शिव को दवाइयाँ लाने भेज दिया और खुद इनके पलंग के पास स्टूल खींचकर बैठ गई। दूसरे पलंग पर मैं चुपचाप पड़ी रही। बोलने की शक्ति ही नहीं रह गई थी। 2 रातों का जागरण था, थकान थी, तनाव था। कब झपकी लग गई पता ही नहीं चला। मीता ने खाने के लिए जगाया, तब जाकर आँख खुली। समधी जी से रहा नहीं गया होगा, खाना लेकर खुद आ गए थे। बदले में लाड़ों की फटकार भी सुननी पड़ी। वे शिव का भी खाना लाए थे, पर मीता ने उसे अस्पताल में खाने नहीं दिया। तुम पापा के साथ घर जाओगे और सुबह पेपर के बाद ही यहाँ आओगे, समझे? लेकिन भाभी, यहाँ? वह मिमियाया। यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ मैं हूँ, माँ है, भैया है। शिव बहुत कुनमुनाया, पर आखिर उसे जाना ही पड़ा। उन लोगों को छोड़ने के लिए नरेश जी नीचे तक गए। मीता ने उनसे मेरे लिए पान मंगवाया। पान के बिना आज पूरा दिन हो गया था, पर मुझे याद ही नहीं आई थी। पर पता नहीं कैसे मीता जान गई थी कि खाने के बाद मुझे तलब जरूर आएगी। खाने के बाद उसने मेरा बिस्तर ठीक किया, फिर बाथरूम में जाकर सारी प्लेटें गिलास धो डाले। दूध एक बार फिर गर्म किया और सोने की तैयारी करने लगी। भैया 12 बजे तक मैं एक झपकी ले लूँ, फिर ड्यूटी पर आ जाऊँ। फिर चाहे आप पूरी रात सोए रहना, उसने कहा और आराम कुर्सी में हाथ का तकिया बनाकर लेट गई। नरेश जी पलंग के पास एक कुर्सी खींचकर बैठ गए। मेरे आराम में ज़रा भी खलल न डालते हुए दोनों भाई बहन नाइट ड्यूटी निभाने को तत्पर थे। मुझे कैसा तो लगा। मीता, मैंने स्नेहसिक्त स्वर में आवाज़ दी। भैया आराम कुर्सी में लेट जाएंगे, तू इधर पलंग पर आ जाना, दिन भर खड़ी की खड़ी है। पता नहीं मेरी आवाज़ में खुश था या उसने प्रतिवाद नहीं करना चाहा। वह चुपचाप मेरे पास आकर लेट गई। आप सोने लगे तो मुझे जगा लीजिएगा भैया, उसने कहा और आंखें मूंद ली। नरेश जी आराम कुर्सी पलंग के पास खिसकाकर उसमें लेट गए। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। मैंने मीता की ओर देखा। पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे सविता की याद हो आई। 2 बच्चों की माँ हो गई है, पर अब भी कभी कभी उस पर बचपना सवार हो जाता है। माँ के पास लेटने का मोह हो आता है। उन क्षणों में वह एकदम नन्ही सवी बन जाती है। मेरे पास लेटी यह नन्ही सी लड़की, इसका भी तो कभी कभी मन होता होगा, तब किसके आंचल में मुंह छुपाती होगी। बड़ी बहन है, पर 7 समंदर पार इतनी दूर है। भाभी तो खुद ही ये लड़की है अभी। वह मेरी ओर पीठ करके लेटी थी, निस्पंद। सलवार सूट उतार कर उसने नाइटी पहन ली थी। उसमें वह एकदम बच्ची सी लग रही थी। दिन भर किसी उग्र तेज से दप दप करता उसका चेहरा अब एकदम निरीह निष्पाप शिशु का सा लग रहा था।
ममता का एक ज्वर सा उठा मन में। एकदम उसे अंक में भर लेने की इच्छा हुई, पर संकोच से मैं बस उसकी पीठ पर, बालों पर हाथ फेरती रही। वह मेरे वात्सल्य के उद्रेक से अनजान वैसी ही निष्पंद पड़ी रही। अचानक मेरी उंगलियां उसकी पलकों को छू गई। वे गीली थीं। क्या हुआ बेटे? मैंने प्यार से पूछा। वह कुछ नहीं बोली, बस जैसे रुलाई रोकने के लिए होंठ सख्ती से भींच लिए। अपने पापा जी के लिए परेशान हो? पर डॉक्टर साहब तो कह रहे थे वे एकदम ठीक हैं। ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, बस 1-2 दिन में उठकर बैठ जाएंगे, यही कह रहे थे ना? कहते कहते मैं भी शंकाकुल हो उठी। वह एकदम पलटी, कुछ क्षण मुझे देखती रही, फिर मेरी छाती में मुंह छुपाकर सुबकते हुए बोली, पहले यह बताइए, आपने हमें खबर क्यों नहीं की? पापा जी इतने बीमार हो गए और किसी को मेरी याद भी न आई। यही तो अपने आप को कटघरे में खड़ा करके मैं बार बार पूछ रही थी, मुझे उसकी याद क्यों न आई? अपनी बिटिया को कैसे भूल गई थी मैं? धन्यवाद। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। शुक्रिया।